हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आप सबका हार्दिक अभिनंदन है आपकी इस ऑनलाइन क्लास में। तो आज हमारा बहुत ही अच्छी शुरुआत हो रही है। तो हम आज लेकर आए हैं यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम, यानी कि जो सिलेबस है आपका वो कितना, कैसे और क्या क्या होगा। ठीक है, तो अभी आज जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं वो 12th क्लास, यूपी बोर्ड की 12th क्लास में सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं। सामान्य हिंदी साइंस और कॉमर्स फैकल्टी वाले बच्चों के लिए है ये आर्ट्स वाले बच्चों के लिए नहीं है। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जो साहित्यिक हिंदी है उसका जो पाठ्यक्रम है वो थोड़ा अलग है, वो थोड़ा बड़ा है। उसमें से कुछ चैप्टर हटा कर और फिर कॉमर्स और साइंस फैकल्टी वाले बच्चों के लिए सिलेबस मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं आज क्या, यूपी बोर्ड 12th क्लास में सामान्य हिंदी का सिलेबस। तो हमारे सामान्य हिंदी में क्या क्या होगा ये आज हम पढ़ेंगे। देखिए, सामान्य हिंदी और आप कहेंगे साहित्यिक हिंदी, तो साहित्यिक हिंदी क्या होती है? जो आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं 11th 12th में, उन 3 सब्जेक्ट में मान लीजिए आपने लिटरेचर लिया है यानी कि साहित्यिक सब्जेक्ट लिया है, तो उसमें वह साहित्यिक हिंदी आ जाएगी। लेकिन उसके बावजूद आपको सामान्य हिंदी तो पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि ये अनिवार्य विषय है। उसी प्रकार से जैसे आर्ट्स में पढ़ते हैं वैसे ही साइंस और कॉमर्स फैकल्टी में भी जो इंग्लिश और हिंदी होती है वो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट यानी कि अनिवार्य विषय के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी विषय का पाठ्यक्रम हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो बहुत अच्छे से समझेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और फिर उसी रणनीति के अनुसार हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि हम किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हमें और क्या क्या पढ़ना है। ये तो सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि हम जब 12th में आए हैं तो हमें क्या पढ़ना है भाई, तो कौन कौन सी बुक है हमारी, यही चीज़ें आज हम हमारे इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं हमारी फर्स्ट बुक की तरफ कि हमारी फर्स्ट बुक क्या है। तो हमारी जो पहली बुक है वो देखिए क्या है, गद्य गरिमा। ठीक है, क्या है हमारी पहली बुक? गद्य गरिमा। हम इसे पहली बुक बोल सकते हैं, नंबर 1। ठीक है, देखिए गद्य से क्या मतलब है कि गद्य क्या है? गद्यात्मक शैली। गद्यात्मक शैली क्या है? अब देखिए 2 शैलियाँ होती है, एक पद्यात्मक शैली होती है और एक गद्यात्मक शैली होती है। यानी कि गद्य में लेख लिखा गया है, एक पद्य में लेख लिखा गया। तो गद्य और पद्य का जो डिफरेंस है यानी कि जो उन दोनों में अंतर है वह मैं आज आपको बताती हूँ कि जो भी पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद में लिखा जाता है, जैसे कि निबंध लिख लिया हमने, ठीक है, कोई कहानी लिख ली हमने, या किसी प्रकार का यात्रा वृतांत लिख लिया यानी कि किसी यात्रा पर घूमने गए हैं और उसको हमने यहाँ लिख लिया है, तो वो सारी गद्य शैली में आएगी। ठीक है, अब गद्य शैली की जो भाषा होती है वो बिल्कुल सरल सुबोध होती है, यानी बिल्कुल सिंपल होती है। हो सकता है हमारी बोलचाल की भाषा वाली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसमें कहानी आ सकती है, रिपोर्टाज जा सकते हैं, संस्मरण आ सकते हैं, निबंध आ सकते हैं। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर आती है, तो वो सारी कहलाती है कौन सी? गद्य शैली। अब गद्य शैली में देखिए न अलंकार का उपयोग किया जाता है, न छंद का किया जाता है, न रस का किया जाता है, न आपके क्या कहते हैं ये काव्य गुण, काव्य दोष, इनका कोई डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार का कोई व्याकरण नहीं आती है, यानी कि काव्य सौंदर्य के गुण इसमें नहीं आते हैं। जो सामान्य हमारी व्याकरण है वो इसके अंदर आती है। मान लीजिए पर्यायवाची आ गए, विलोम शब्द आ गए, संधि आ गई, या फिर किसी प्रकार का समास आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह की जो शैली है वो हमारी गद्य शैली के अंतर्गत आती है, ये सारी व्याकरण। अब आते हैं हम पद्य शैली की तरफ, यानी कि पद्य क्या है? ठीक है, जब भी हम किसी बात को गाकर बोलते हैं, ठीक है, कविता के माध्यम से अगर हमने कही है तो वो कविता क्या कहलाएगी? वह पद्य शैली कहलाएगी, क्योंकि हमने अपने शब्दों को साधारण सरल भाषा में न बोलकर कुछ विशेष प्रकार के अलंकारिक शब्दों का उपयोग करके उसको छंदबद्ध करके यानी कि छंदात्मक लय के साथ में और फिर उसको हमने शब्दों में पिरोया है, तो वो कहलाती है क्या? पद्य रचना। जो कविता होती है या फिर श्लोक होते हैं, ठीक है, या फिर सुभाषितानी देख लीजिए, या फिर कोई आदर्श वचन के रूप में लिखी गई है, नीति परक जो बातें हैं, ठीक है, कबीरदास जी के देख लिए, रहीमदास जी के देख लिए, सूरदास जी के देख लीजिए, तुलसीदास जी के या भिखारी जी के या घनानंद जी के। ठीक है, इस प्रकार से आज के जो नए दौर के हैं, हरिवंश राय बच्चन जी देख लीजिए, आप केदारनाथ अग्रवाल जी देख लीजिए, और भी बहुत सारे कवि हैं, मैं क्या नाम लूँ, बहुत सारे हैं, आप सब पढ़ेंगे जब आप बारी बारी से आपको पता चलेगा कि गद्य शैली क्या है और
पद्य शैली क्या है। तो यही गद्य शैली के अंतर्गत देखिए आपकी जो पहली बुक है वो है गद्य गरिमा, जिसमें सारे पाठ आए हुए हैं, यानी कि गद्यात्मक शैली के पाठ आए हुए हैं। अब उस गद्यात्मक शैली में देखिए हमने यहाँ रचनाएं लिखी है और ये सारे आपके रचनाकार हैं। कौन सी रचना किन रचनाकार ने लिखी है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। पहली है हमारी राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। पहली रचना कौन सी, राष्ट्र का स्वरूप, और उनके जो रचनाकार है वह है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है। नंबर 2 की आती है हमारी भाग्य और पुरुषार्थ, इनके रचनाकार है जैनेन्द्र कुमार जी। नंबर 3 पर आती है हमारी रॉबर्ट नरसिंह होम में, इनके रचनाकार है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, ठीक है। नंबर 4 पर आती है अशोक के फूल, इनके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब देखिए एक बात और बताती हूँ मैं आपको, ये तो हमारा है यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में इनकी ही एक रचना है, वो भी 12th क्लास में है। अशोक के फूल यहाँ दिया हुआ है और वहाँ है शिरीष के फूल, ठीक है। तो शिरीष के फूल वहाँ दिया हुआ है, वे भी रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अब आता है नंबर 5 पर हमारी जो रचना है प्रकृति के मानदंड, उनके रचनाकार है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ठीक है। नंबर 6 पर आती है हमारी भाषा और आधुनिकता, इनके रचनाकार है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। और नंबर 7 पर आते हैं हमारी ये कौन, निंदा रस। अब निंदा रस किसने लिखा है, हरिशंकर परसाई जी ने, ठीक है। और नंबर 8 पर यानी कि गद्य की हमारी जो अंतिम रचना है वो है हम और हमारा आदर्श, जिनके रचनाकार है हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने ये रचना लिखी है हम और हमारा आदर्श। बहुत अच्छी रचना है, जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं ये, ठीक है। तो ये थी हमारी गद्य गरिमा। गद्य गरिमा आपकी जो पुस्तक है उसमें से आपके केवल 8 ही चैप्टर आएंगे, ये केवल साइंस और कॉमर्स फैकल्टी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट किताब है कौन सी, काव्यांजलि। तो काव्यांजलि में भी देखिए ये रचना और रचनाकार, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि गद्य और पद्य की रचना होती है, तो गद्य गरिमा थी हमारी गद्यात्मक शैली और काव्यांजलि है हमारी पद्यात्मक शैली की रचना, यानी कि जिसमें हम कविताएं पढ़ेंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं ये आपकी दूसरी बुक है और काव्यांजलि क्या है, पद्य रचना है, ठीक है। अब चलते हम हमारी रचनाओं की तरफ। तो देखिए पहली है हमारी प्रेम माधुरी यमुना छवि, ये लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। नंबर 2 में है हमारा उद्धव प्रसंग या गंगावतरण, ये लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। नंबर 3 का है पवन इतिका, पवन, ठीक है, ये लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने। नंबर 4 पर है हमारी केकई का अनुताप गीत, ये लिखा है श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने। और नंबर 5 का है गीत, ठीक है, ये लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, जो श्रद्धा और मनु के बीच का है। और नंबर 6 का है बादल राग, यानी कि संध्या सुंदरी, बादल राग और संध्या सुंदरी दोनों हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया है ये। नंबर 7 का है नौका विहार, परिवर्तन, बापू के प्रति, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी ने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। और है इसमें नंबर 8 पर आता है हमारा गीत, जो लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और नंबर 9 पर आता है पुरूर्वा उर्वशी अभिनव मनुष्य, ये लिखा है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और नंबर 10 पर आता है मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा, ये लिखी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे जी ने ये लिखा है, ठीक है। तो ये थे आपके सारे काव्यांजलि के। अब हम लेते हैं कथा साहित्य, यानी कि जिसमें कहानियां हैं, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, उन कहानियों में से भी आपका कुछ संकलन आया है, ठीक है। तो कहानी में देखिए पहली जो कहानी है आपकी पंचलाइट, ये लिखी है फणेश्वर नाथ रेणु जी ने। नंबर 2 पे आता है लाटी, ये लिखा है शिवानी ने। और नंबर 3 पर है आपकी बहादुर, ये लिखी है अमरकांत जी ने। तो ये आपकी कथा साहित्य में जो आपकी तीसरे नंबर की बुक है उसमें आएगा, मतलब तीसरा खंड है ये, उसमें आएगा। पहला खंड गद्य गरिमा, फिर दूसरा खंड काव्यांजलि और नंबर 3 का है कथा साहित्य, ठीक है। अब आते हैं हम संस्कृत दिग्दर्शिका पर, ठीक है।
यानी कि आपके कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो संस्कृत के भी आएंगे। अब देखिए संस्कृत में आपके कौन कौन से चैप्टर है ये, भोजस्योदार्यम, ठीक है, नंबर 1 पर, संस्कृत भाषाया महत्वम नंबर 2 पर, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नंबर 3 पर, जातक कथा नंबर 4 पर, सुभाषित रत्नानी नंबर 5 पर, महामना मालवीय जी ये आएगा नंबर 6 पर, और पंचशील सिद्धांता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे वो किस में आएगा, ये नंबर 7 पर आएगा। तो ये था आपका संस्कृत का सिलेबस। आपकी हिंदी, सामान्य हिंदी में आपके ये संस्कृत के चैप्टर भी आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम हिंदी व्याकरण की तरफ कि अब सामान्य हिंदी में भी हिंदी व्याकरण कौन कौन सी आएगी। तो देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है हमें। पहला है संधि प्रकरण, जिसमें संधि करनी है, संधि की परिभाषा, उसके भेद, उसके भी उपभेद, विच्छेद, संधि युक्त शब्द बनाना, संधि विच्छेद करना, ये सारा का सारा हम करने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर, सूक्ष्म यानी कि बहुत बारीकी अंतर, यानी कि कुछ शब्द दिए हुए हैं उनमें क्या अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, उन्हें हम एक बार से ये भी कह सकते हैं कि युग्म शब्द भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आदि और आदि, ठीक है, एक आदि का मतलब होता है जो लत लगा हुआ होता है, ठीक है। मान लीजिए ये धूम्रपान का आदि हो गया। एक आदि यानी कि वन में बहुत से जीव रहते हैं, हमने कहा शेर, बंदर, हाथी या फिर भालू आदि, यानी कि और अनेक ऐसे शब्दों में बहुत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन उनके अर्थ में बहुत ज़्यादा अर्थ अंतर होता है, ये इसमें बताया गया है। फिर है उसके बाद नंबर 4 पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, ये पढ़ना है हमें। और नंबर 5 पर आता है संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान। संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान कैसे करनी है, यानी कि कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति है, ये पहचान करने के लिए हमें पूरा शब्द रूप पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए नंबर 6 पर आता है वाक्यों में त्रुटि मार्जन। त्रुटि मार्जन यानी कि वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है, किस प्रकार की गलती है, उन गलती को हमें निकालना है और फिर उसे शुद्ध करके फिर हमें लिखना है। तो ये था आपका सामान्य हिंदी व्याकरण का परिचय। अब आते हैं हम यहाँ काव्य सौंदर्य के तत्व, ठीक है। काव्य सौंदर्य के तत्व में देखिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, रस पढ़ने हैं, अलंकार पढ़ने हैं और छंद पढ़ने हैं। काव्य सौंदर्य में देखिए जब हम पद्य रचना करते हैं तो मैंने आपको बताया कि पद्य रचना में किन किन की जरूरत होती है, अलंकार की होती है, छंद की होती है और रस की होती है। इन तीनों के बिना पद्य रचना नहीं हो सकती है, ठीक है। अब है हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन में देखिए पत्रों के प्रकार और भेद पढ़ने हैं, कितने प्रकार के होते हैं पत्र, क्या होता है, उसके भेद कितने होते हैं, ठीक है। अच्छे पत्र के गुण पढ़ने हैं और नियुक्ति आवेदन पत्र, यानी कि हम एक अपॉइंटमेंट लेटर कैसे लिख सकते हैं, वो आपके सिलेबस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे बहुत मुख्य रूप से हमें पढ़ना है। बैंक विभिन्न व्यवसायों से संबंधित ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, यानी कि आप लोगों को लोन लेना है, किसी बिजनेस के लिए लोन लेना है बैंक से, तो आप किस प्रकार का आवेदन यानी कि किस प्रकार की एप्लीकेशन लिखेंगे, आपका जो प्रार्थना पत्र होगा वो कैसा होगा, उसका प्रारूप यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। फिर है देखिए सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, जी बिल्कुल, ये एक शिकायती पत्र कहलाएगा। सफाई के लिए हमारे मोहल्ले में या फिर हमारे एरिया में सफाई की सुविधा बिल्कुल नहीं है, मतलब ये बहुत ही गंदगी है और उसके लिए फिर हमें शिकायत करनी है, तो हम किस विभाग को ये पत्र लिखेंगे, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अंत में है आपका एक लास्ट वाला जो टॉपिक है वो है निबंध। निबंध देखिए बहुत, निबंध और ये पत्र ये अधिक नंबर के होते हैं, इनमें अधिक अंक प्राप्त होते हैं, इसलिए इनका हम प्रारूप पढ़ेंगे कि इनका फॉर्मेट किस प्रकार का होता है, इनको कैसे लिखेंगे तब हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, क्या क्या ट्रिक होती है वो सब अब हम इस ये जो आपका पत्र लेखन है और निबंध लेखन है इन दोनों में पढ़ेंगे और ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है हमको। तो ये था हमारा सिलेबस पूरा साइंस और कॉमर्स फैकल्टी के बच्चों के लिए था, जो सामान्य हिंदी के अंदर सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो हम लोगों को देखिए इतना सब कुछ पढ़ना है, इसलिए अब आपको कमर कसनी पड़ेगी कि अब हमको जी जान से मेहनत करनी है और हमारे सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस और नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आते हैं हमारा नया चैप्टर। तो स्टार्ट हो जाइए, मैं भी शुरुआत करती हूँ, आप भी शुरुआत करिए। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।